दोस्तों, आज हम ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान के कुछ टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं, जो है महासागरीय जल का तापमान। इसमें हम चर्चा करेंगे कि महासागरीय जल का तापमान क्यों आवश्यक है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, और महासागरीय जल को जो एनर्जी मिलती है, यानी कि महासागर के जल का तापमान इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के उनके कौन से मेथड्स हैं, किसके कारण तापमान में बदलाव होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि महासागर की सतह का तापमान कैसा पाया जाता है, और उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है सतह से, अगर हम दूर जाते हैं, पास आते हैं, तो क्या उसके तापमान में बदलाव देखने को मिलता है, और वो बदलाव किन कारणों से होता है, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं महासागरीय जल का तापमान। तो महासागरीय जल का तापमान कहाँ से प्राप्त होता है, कि आपको पता है कि हमारी पूरी पृथ्वी पर ही उष्मा का, एनर्जी का एक नेचुरल मेन सोर्स है, वो है सूर्य। और महासागर भी आपका पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, क्योंकि पृथ्वी मुख्यतः इसके दो स्थल रूप पाए जाते हैं। प्रथम महाद्वीपीय महासागर। इसके बाद हम देखते हैं कि महासागरीय जल के तापमान की हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ कारण हैं, क्योंकि महासागरीय जल के तापमान में जो दशाएं हैं, इसमें जो तापमान में बदलाव हो रहा है, उसके कारण जो महासागरीय जल की भौतिक और जैविक विशेषताएं हैं, उसका निर्धारण होता है। तो तब तक अगर हम उनकी तापमान की दशाओं का स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो जो डिफरेंस पाया जाता है उस चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे मेन रीज़न है कि महासागरीय जल के तापमान की दशाओं के द्वारा महासागरीय जल की भौतिक एवं जैविक विशेषताओं का निर्धारण होता है। इसलिए हमें महासागरीय जल के तापमान की स्टडी करना एक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद दूसरा है समुद्री जीव जंतुओं के प्रकार, यानी कि आपको पता है महासागर में जल है, जल के अंदर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो उसके प्रकार, यानी कि वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के, किस प्रकार के जल में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, क्योंकि हर जीव का एक अपना इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो उसी इन्वायरमेंट में डेवलप कर पाता है, और उसकी अन्य विशेषताएं, यानी कि उसका फिजिक कैसा होगा, वो किस टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगा, किस में नहीं कर पाएगा, और कहाँ किस महासागर में कौन से जीव, किस सागर में कौन से जीव कितनी मात्रा में पाए जाएंगे, इन सब के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे महासागरीय जल के तापमान का क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। यानी कि ये एक नियंत्रक का कार्य करता है, महत्वपूर्ण नियंत्रण का कार्य समुद्री जल का तापमान करता है। इसलिए हमें समुद्री जल के तापमान की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरा, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में भी हमारे जो महासागरीय जल का तापमान होता है, उसका क्या है, विशेष योगदान होता है। तो अगर हमें महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसकी स्टडी करना है, तो हमें पहले तापमान की स्टडी करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा महासागरीय जो जल है, वो आपको पता है हमारी जो सौर ऊर्जा है उसके भंडारण में, यानी कि स्टोर करने में, उसकी क्या है कैपेबिलिटी है, वो बहुत अधिक है, अपार क्षमता है। क्योंकि आपको पता है हमारी पृथ्वी का लगभग 70% भाग है, 70% से अधिक भाग भी जल है, और 30% ऑलमोस्ट या 29 पॉइंट समथिंग आपका क्या है, स्थल है। तो इतनी अधिक उसकी अपार क्या है मात्रा होने के कारण उसके अंतर्गत एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी अधिक होती है, और इसी के कारण जो आपकी पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है उसमें संतुलन बना रहता है।
इसमें हमारे महासागर के तापमान की अहम भूमिका होती है। इसलिए जब तक अगर हम तापमान को नहीं समझेंगे तो हम इन अदर फैक्टर को भी, कि कैसे ऊष्मा बजट का संतुलन बना रहता है, क्योंकि तभी तो आपकी पृथ्वी पर जीवन है वो पाया जाता है, किसी अन्य ग्रह पर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए हमें महासागर जल के तापमान की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है कि महासागर जो जल होता है उसकी अपनी विशिष्ट क्षमता होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो देर से ठंडा और देर से गर्म होने के कारण वो क्या करता है, अपने आसपास या फिर महासागर के प्रभाव में जो भी भूखंड पाए जाते हैं उनकी जलवायु को सम रखता है, यानी कि मॉडरेट यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, एक एवरेज बनाए रखता है। इसमें हमारे महासागर के जल का जो रोल है वो अहम होता है, इसलिए हमें उसकी स्टडी करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब इम्पोर्टेंस के कारण, यानी कि इतनी उसकी महत्ता होने के कारण, इतने फैक्टर्स को ये प्रभावित करता है। अगर इनको हमें समझना है, इन सब थ्योरी को, तो पहले हमें महासागर के जल के तापमान को समझना होगा, तभी हम इनको समझ पाएंगे। तो इतनी अधिक उसकी भूमिका के कारण हमें महासागरीय जल के तापमान की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि जो महासागर की ऊष्मा तो हमें पता चल गई कि कहाँ से मिलती है, हमें सूर्य से मिलती है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत है या एनर्जी का मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा है। लेकिन वो प्राप्त होती है तो वो किस मेथड से प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो डायरेक्ट सन होती है उसका कंजप्शंस या फिर वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है। डायरेक्ट वाली उसको यूज़ करते हैं तो वो ट्रांसफ़र होती है या फिर अलग मेथड से हम उसको क्या करते हैं, वरना वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसकी महासागरीय जल की ऊष्मा की प्राप्ति के मुख्य रूप से 2 विधियों से प्राप्त होती है। वो 2 विधियाँ कौन कौन सी है, सबसे पहली है कि सौर ऊर्जा के विकिरण के अवशोषण द्वारा, यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो विकिरण या अवशोषित कर ली जाती है तो ही वो हमारे लिए क्या होती है, यूज़फुल होती हैं। दूसरा, पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा के कारण महासागरों में उत्पन्न संवहन धाराओं के द्वारा हमारे महासागर के जल को जो ऊर्जा मिलती है वहीं क्या होती है, हमारे लिए यूज़फुल होती है वो मेथड्स, यानी कि संवहन धाराओं के द्वारा। अगर आपके पास इतना बड़ा सेंटेंस ना आए तो आ सकता है कि संवहन धाराओं के द्वारा। तो ये 2 मेथड हैं जिसके द्वारा हमारे महासागर के जल को ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि महासागरीय जल क्या है, डायरेक्ट जो एनर्जी आती है उसकी बजाय महासागरीय जल अपने तल से होने वाले दीर्घ तरंगीय ऊष्मा विकिरण, यानी कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, संवहन धाराओं तथा वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा ताप का विमोचन करके शीतल होता है। यानी कि सूर्य से एनर्जी आई, शॉर्ट वेव्स में आती है, जैसे ही वो वाटर बॉडी से टकराती है रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है तो वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है या फिर कुछ अवशोषित कर ली जाती है। अब अवशोषित करता है तो वो हमेशा के लिए तो अवशोषित होती नहीं है, कुछ समय के बाद रिलीज़ करता है तो वो लॉन्ग वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो उसको क्या कर देता है, यानी कि अपने से ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये यानी कि एनर्जी कैसे आई, इसमें आपके सामने एक फैक्ट्स आया है कि हमारी जो शीतल होने की प्रक्रिया है वो कैसे होती है कि अपने तल से जो लॉन्ग वेव्स हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन है, वो संवहन धाराओं या फिर वाष्पन की क्रिया के द्वारा जब ताप है वो क्या है, क्या हो जाता है, विमोचन, यानी कि वो आपकी अपर लेयर में चला जाता है तो आपका जो वाटर है या महासागरीय जल है, तल है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब देखते हो कि जो महासागरीय जल के तापमान
और जो हमारी डेंसिटी डेंसिटी आपको पता है कि प्रति यूनिट के अंतर्गत कोई भी चीज़ पाई जाती है उसको हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व में महासागरीय जल के तापमान और उसके घनत्व में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि अगर तापमान पर इफेक्ट पड़ा तो आपका घनत्व भी क्या हो जाता है, उसमें भी आपको चेंजमेंट देखने को मिलता है। तो आप देखते हो, लेकिन जो ये रिलेशन है, ये प्रत्यक्ष रिलेशन का मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, वो वाला प्रत्यक्ष नहीं बताया गया, यानी कि एक पर इफेक्ट पड़ा तो इससे दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएगा, उस तरह का प्रत्यक्ष बताया गया है। लेकिन आप देखते हो तापमान में वृद्धि होती है तो समुद्र के जल के घनत्व में कमी आती है, और अगर तापमान के में गिरावट होती है तो घनत्व में, महासागरीय जल के घनत्व में वृद्धि अंकित होती है। यानी कि एक में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। यानी कि दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध पाया जाता है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि तापमान में बढ़ोतरी होगी तो महासागरीय जल में क्या डिफरेंस क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि हो रही है तो घनत्व कम होगा, और अगर तापमान में कमी हो रही है तो घनत्व क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा है, आप देखोगे, यानी कि तापमान और सागर जल की लवणता, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। और जब ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती है, सम्मिलित रूप से क्या करती है, घनत्व पर इम्पैक्ट डालती है। क्योंकि अगर लवणता अधिक होगी तो सागर का जल है वो हैवी होगा, और हैवी होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रति यूनिट पर जो दबाव पड़ने वाला है वो क्या हो जाता है, आपका अधिक हो जाता है। तो यानी कि तापमान और सागर की लवणता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, आपके घनत्व को प्रभावित करती है। यानी कि घनत्व में अंतर के कारण महासागरीय, और जब घनत्व में डिफरेंस आता है, यानी कि घनत्व घटता या बढ़ता है, तो इसके कारण आपका क्या होता है, जो महासागरीय जल है वो आपका क्या करने लग जाता है, विभिन्न प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती है। यानी कि जो आपके ज्वार भाटा आते हैं, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, या फिर आपकी तरंग उत्पन्न हो रही हैं, यानी कि महासागरीय जल है वो क्या करने लग जाता है, आपका मूवमेंट करने लग जाता है। घनत्व में अंतर आते ही आपका महासागरीय जल है वो गतिशील हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके महासागरीय जल के जो मेथड्स थे, और इन पर आपके वो मेथड से किस प्रकार से काम करते हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं कि महासागरों की सतह का तापमान। अब आपको पता है महासागर आपके मुख्यतः कितने महासागर हैं, आपके 5 महासागर हैं। यानी कि पहले आपके 4 या 5 में कन्फ्यूज़न रहता था, लेकिन अभी आपका एक जो आपका था उसमें अथॉरिटी दे दी गई है, जो दक्षिणी वाला था, दक्षिणी महासागर है। इसको कुछ टाइम पहले ही आपके जोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने उसने क्या किया था, मान्यता दी थी। तो अब आपके ऑथेंटिसिटी के साथ 5 महासागर बताए गए हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इनकी सतह में आप देखते हो, सतह का मतलब जो आपका बिल्कुल आपका तल है, वहाँ यहाँ सतह से लेकर, सतह से जैसे जैसे हम आपके क्या करते हैं ऊपर जाते हैं, उसके तापमान में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। तो आप देखते हो कि सबसे पहले हम बात करें आपके खुले महासागर यानी कि जो आपके काफ़ी वाइड रहते हैं, और जो उसके चारों तरफ से आपकी क्या है, लैंड बॉडी कम पाई जाती है। वैसे तो आप देखो प्रशांत महासागर है, चाहे इसके चारों ओर जाएंगे कहीं ना कहीं जाके स्थल तो हैं इसके चारों ओर, लेकिन इसका एरिया इतना वाइड है। यानी कि खुले महासागर जो हैं इनके जल का वार्षिक औसत तापमान भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटता हुआ जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपके जो खुले महासागर हैं उनके जल का वार्षिक जो औसत तापमान है वो कम होता हुआ जाएगा। भूमध्य क्षेत्रों पर, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान अधिक, लेकिन जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ की साइड जाएंगे, इनमें क्या मिलता है, कमी मिलती, तापमान में कमी होती हुई चली जाती है। अब वो नॉर्मल कमी भी किस हिसाब से होती है, हमने जो मेज़र किया है उस हिसाब से हम देखते हैं
कि भूमध्य रेखा के निकट जो पृष्ठीय तापमान का एवरेज बताए। देखो एक्यूरेसी नहीं बताई गई है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, वो आपका डिपेंड करता है कि कौन से महासागर की बात हो रही है या फिर किसी छोटे सागर की बात हो रही है। तो एवरेज बताया गया है कि भूमध्य रेखा के निकट जो पृष्ठीय तापमान है, पृष्ठीय का मतलब बिल्कुल सतह का पृष्ठ के आसपास का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जीरो से आप बढ़ते हुए जाएंगे तो जैसे ही आप 20 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते हैं ये तापमान आपका कम होकर कितना हो जाता है, 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब हम और ऊपर जाते हैं तो 40 डिग्री अक्षांश पर पहुंचते पहुंचते ये आपका क्या हो जाता है, 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही हम 60 डिग्री के अक्षांश के आसपास पहुंचते हैं वहाँ पर ये टेम्परेचर आपका लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और जब जैसे ही हम 60 डिग्री से यानी कि ध्रुवों के आसपास जाते हैं तो वहाँ पर तापमान आपको पता है बहुत ही कम हो जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों की सतह का तापमान जो ऊपर सतह पाई जाती है, सरफेस है, वहाँ पर आप देखोगे माइनस में चला जाता है, लगभग -1.8 डिग्री सेल्सियस तक क्या है अंकित किया जाता है, जो क्या है सागरीय जल का हिमांक होता है। हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपका वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से आइस में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यानी कि जल का हिम में कन्वर्ट होने वाला जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर जल है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं हिमांक। वैसे तो आप देखते हो हमारा 0 डिग्री पर आते ही नॉर्मल जो है वो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है तो वो 0 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है आपके सागरीय जल की, क्योंकि सागरीय जल में लवणता है वो आपके नॉर्मल जल के अधिक पाई जाती है। तो लवणता के कारण उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका डाउन चला जाता है, यानी कि -1.8 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सागरीय जल का हिमांक होता है। ये एक तरह का फैक्ट्स है। इसके बाद आप देखेंगे, लेकिन ये भी आपके मौसम के हिसाब से भी इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। जब हम ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो आप देखते हो कि फारस की खाड़ी में जो औसत तापमान है वो आपका 32 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। फारस की खाड़ी जो कि आपकी कहाँ पर पड़ती है, आप देखेंगे भूमध्य रेखा, लेकिन वहाँ पर उसके आसपास आपका, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्योंकि ओबियस सी बात है अदर फैक्टर हैं, वहाँ का स्थल भाग है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की वेजिटेशंस है, बहुत सारे फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो आपका उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा आप देखते हो दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का पृष्ठीय तापमान आप देखते हो कम पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में जो पृष्ठीय तापमान है वो अंटार्कटिक हिम टॉप या फिर आइस कैप के इफ़ेक्ट के कारण वहाँ का टेम्परेचर आपको कंपैरिजन टू नॉर्थ हेमिस्फीयर आपको क्या मिलता है, कम मिलता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है या फिर अंटार्कटिका है, वो हमेशा क्या रहता है, बर्फ़ से ढका रहता है। तो अपने आसपास वाले जो आपका पानी है उसको भी वो क्या करता है, उसके टेम्परेचर को भी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर हम तुलना करें तो आप देखते हो जो दक्षिणी हेमिस्फीयर है वहाँ के महासागर का टेम्परेचर है वो आपको एवरेज क्या मिलता है, कम मिलता है। ठीक है, रीज़न आपको बता दिया है क्योंकि अंटार्कटिका की आइस कैप है उसके इफ़ेक्ट के कारण। ठीक है, अब हम एक जनरल बात करते हैं तो आप देखते हो कि सभी महासागरों में जो उच्चतम तापमान है, हाईएस्ट टेम्परेचर है, वो भूमध्य रेखा के उत्तर यानी कि आपका भूमध्य रेखा के नॉर्थ की ओर ही आपका हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है, अंकित किया जाता है। इसका कारण क्या है आपको पता है, जो आपकी इक्वेटोरियल ये जोन है ये भी आपके क्या है, इक्वेटोरियल बेल्ट है वो भी आपकी फ्लैक्चुएट करती रहती है आपके मौसम के अनुसार, अप डाउन यानी कि ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, कभी नीचे की ओर। इसका रीज़न आपको पता है कि हमारा पृथ्वी जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसके साथ जो टेम्परेचर वाली बेल्ट है वो आपकी मूवमेंट करती रहती है, जिसे हम बोलते हैं आपका किसके कारण, ये आपका
वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण आपकी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के साथ जो बेल्ट आपकी बनती है वो आपकी क्या होती रहती है, इक्वेटोरियल जोन जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपकी ITC-Z है वो आपकी ऊपर और नीचे की ओर शिफ्ट करती रहती है इसके कारण। लेकिन मोस्टली जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो आपका नॉर्थ में ही, भूमध्य रेखा के नॉर्थ की ओर ही रिकॉर्ड किया जाता है। रीज़न आपको बता दिया है, वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है। यद्यपि आप देखते हो जो महासागरीय तापीय भूमध्य रेखा, जो ओशियनिक थर्मल इक्वेटर का जो मौसमी है वो विस्थापन होता रहता है। मैंने आपको बताया मौसम के अनुसार ये आपकी क्या होती रहती है, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर आपकी मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, लगभग 2-4 डिग्री का, लगभग आपका 5 का भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर मौसम में किस हिसाब का है। ठीक है। तथापि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हमेशा इसकी स्थिति कहाँ पर रहती है, उत्तरी गोलार्ध में ही बनी रहती है। अगर किसी एरिया में लैंडफॉर्म्स अधिक है तो उसके कारण आप देखते हो इसका मूवमेंट कम या ज़्यादा आपका होता रहता है। लेकिन मोस्टली आपको बताया है कि आपका भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर ही हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। रीज़न है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण। ठीक है। और आप देखते हो स्थल से घिरे, अभी ये बात थी खुले महासागर की ओर थी, खुले। ठीक है। अब स्थल से घिरे जो भी उष्णकटिबंधीय सागरों में ही आप देखते हो सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है। रीज़न क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर आपको बता तो दिया, कहाँ लोकेशन बताई, अब आपका एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि कहाँ पर। तो उसका रीज़न है कि ये स्थल भाग, क्योंकि स्थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है, तो अगर उसके आसपास जो वाटर बॉडी होगी उसको वो क्या करता है, स्थल भाग अपनी एनर्जी रिलीज़ कर देता है, तो वो अदर जो खुले महासागर है उसकी बजाय वहाँ का टेम्परेचर आपको क्या मिलता है, अधिक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बताया गया है कि जो लाल सागर में ग्रीष्मकालीन जो तापमान है वो कभी कभी आपका 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और शून्य अंश का मतलब है यहाँ पर कि आपका 0 डिग्री आपका अक्षांश की समताप रेखा ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर लगभग आपका क्या है, वर्ताकार होती है। और 0 अंश यानी कि 0 डिग्री की समताप रेखा, ठीक है, वो आपकी कहाँ पर मिलती है, लगभग ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर 90 डिग्री के आसपास चारों ओर एक वर्ताकार बनाती है। शीत ऋतु में इसमें भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा की ओर थोड़ा सा इसका क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है आपको अधिक मिलता है, तो उसकी वजह से ये बेल्ट है ये आपकी अप डाउन होती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो महासागरीय जल के औसत वार्षिक तापमान को देखने से हमें ऐसा लगता है कि कर्क और मकर रेखाओं के समीप वायु का तापक्रम समुद्र के जल से कुछ अधिक होता है। इसका रीज़न है आपका कि जो अन्य भाग हैं वहाँ पर वायु का तापमान समुद्र के जल के तापमान से कुछ कम रहता है। उसका रीज़न है स्थलखंड और जलखंड का वितरण। ठीक है, कहाँ कितना पाया जाता है। हम देखते हो क्योंकि महासागरीय जल की सतह की तापमान मुख्य रूप से अक्षांश से नियंत्रित होती है और अक्षांश के अनुसार ही टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है। आपका 0 डिग्री लगभग आपका जो है 0 डिग्री पर सूर्य हमेशा सीधा आपका यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर नीचे की ओर जाते हैं टेम्परेचर में वेरिएशन, और आपको पता है 23.5 डिग्री तक आपका सूर्य सीधा चमकता है, उसके बाद सूर्य की किरणें आपकी तिरछी ही जाती है, तो इसके कारण वहाँ पर सौर ऊर्जा ही कम आ रही है, तो आपके वहाँ पर जो जल भाग है उसके पास भी जो एनर्जी पहुँचेगी वो भी आपकी तिरछी जा रही है। तो जितनी आपकी सूर्य की किरणें ज़्यादा लंबा आपका रास्ता क्रॉस करेंगी उसके कारण आपका क्या होता है, टेम्परेचर कम पहुँचता है। ठीक है, तो यही कारण है। रीज़न क्या है कि महासागरीय जल की सतह की तापमान मुख्य रूप से अक्षांश से नियंत्रित होती है, इसलिए समुद्री सतह की समताप रेखाओं का मतलब समान ताप
को रिप्रेजेंट करने वाली अलग अलग स्थानों पर भी अगर समान ताप पाया जा रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम समताप रेखा कहते हैं। वो साधारण तौर पर अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, क्योंकि इक्वल अक्षांश पर आपका टेम्परेचर है, सौर ऊर्जा है, वो लगभग आपकी इक्वल ही पहुंचती है इसके कारण। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है, और तथापि गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं का तापमान पर विशेष प्रभाव। एक रीज़न तो है, एक तो हम ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम मिल रहा है, और दूसरा वहाँ पर क्या है, जो आपकी गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं का भी तापमान पर क्या है इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपकी जो गल्फ़ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है, तो वो जहाँ जहाँ पर जाएगी वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देती है, आपका कम कर देती है। यानी कि गल्फ़ स्ट्रीम गर्म धारा के प्रभाव के कारण ही आप देखते हो उत्तरी अटलांटिक के पूर्वी भाग का तापमान उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड पर होने के बावजूद भी वहाँ पर में भी 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। हालांकि वो हाई लैटिट्यूड पे पाया जा रहा है उत्तरी अटलांटिक का पूर्वी भाग, फिर भी वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर गल्फ़ स्ट्रीम है। जो गल्फ़ स्ट्रीम है वो गर्म जलधारा है। ठीक है। और यही कारण है कि ग्रेट ब्रिटेन तथा पश्चिमोत्तर यूरोप के बंदरगाह शीत ऋतु में भी खुले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्म जलधारा जाएंगी, जिसके कारण गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ पर आपका क्या है, आइस है वो मेल्ट हो जाती है। यानी कि वहाँ पर वो बंदरगाह हैं, पोर्ट है, वो आपके ऑल सीजन्स में लगभग आपको खुले रहते हैं। ओबियस सी बात है, शीत ऋतु में खुले हैं तो ग्रीष्म ऋतु में तो ओबियस वहाँ पर वो खुले ही देखने को मिलती है। और इन्हीं अक्षांशों में अन्य महासागरों में तापमान मात्र 20 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है, हालांकि यहाँ पर लगभग 50 तक ऊपर बताया गया है। इसके बाद आप देखोगे कि उत्तरी गोलार्ध की शीत ऋतु में महासागरों की समताप रेखाएं भूमध्य रेखा से लगभग समानांतर होती है। रीज़न, वहाँ पर स्थलखंड का पाया जाना। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में अयनवर्ती क्षेत्रों में इसका झुकाव भूमध्य रेखा की ओर होता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर के साथ ही मूवमेंट करते, तो टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर झुकाव मिलता है। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में ये भूमध्य रेखा के लगभग इक्विवेलेंट मिलती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में स्थलखंडों के अभाव के कारण जो समताप रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। हालांकि उत्तरी गोलार्ध में आपकी ये फिर भी आपको टेढ़ी मेढ़ी मिल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर स्थलखंड और जल का वितरण है वो आपका इक्वल नहीं है, और स्थलखंड अधिक पाया जाता है, तो स्थलखंड जल्दी गर्म होता है, इसके कारण तापमान में अंतर पाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर समताप रेखाएं आपको टेढ़ी मेढ़ी मिल सकती हैं, इतनी समानांतर नहीं मिलेंगी जितनी कि दक्षिणी गोलार्ध में मिलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में किस लिए समानांतर मिलती है? क्योंकि वहाँ पर जो आपका ज़्यादातर पार्ट है वो आपका जल भाग पाया जाता है, तो एक जैसा होने के कारण जो आपका लगभग पूरे एरिया का टेम्परेचर है वो एक जैसा मिलेगा। इसलिए समताप रेखाएं आपको क्या मिलती हैं, एक तो दूर दूर मिलेंगी और आपको समानांतर मिलती हैं। इसका कारण आपको बताया गया है कि समताप रेखाओं की आकृति समुद्री धाराओं, महाद्वीपों के आकार, महाद्वीप तथा महासागरों के वितरण और महासागरों के आकार, इनके द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। और ये सारी चीज़ें आपको क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको ज़्यादा अनुकूल देखने को मिलती है। वहाँ पर आपको स्थलखंड कम है, जल का भाग अधिक है, जो है उनका आकार भी महाद्वीप है वो कम ही पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर आपको समानांतर मिलती है। ये थी आपकी महासागरों की सतह का तापमान कहाँ कितना पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि महासागरीय जल के तापमान को कौन कौन से फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।